उसके बाद में हेडिंग डाली है, एक कर्व होता है उसको बोलते हैं लोड सैचुरेशन कर्व। हेलो, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए लोड सैचुरेशन कर्व। तो लोड सैचुरेशन कर्व किस में रिलेशन बताता है? तो ये याद रखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज V एंड फील्ड करंट IF में ये रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सिस है ये किसको शो कर रहा है? फील्ड एक्साइटेशन को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पे EMF की वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कि जो जनरेटर है, इस जनरेटर की नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये यहाँ पे क्या है? इसकी नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। और अपन पढ़े थे कि जनरेटर की ये क्या है? यहाँ पे इसकी OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फील्ड करंट की इस वैल्यू पे, फील्ड करंट की इस वैल्यू पे ये क्या है? इसकी नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आई बात समझ में? अब अपने को पता है कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो मेन पोल की फ्लक्स है वो वीक हो जाती है। तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है? वहां पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉरी। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, ये ईएमएफ क्या होगी? यहाँ पे इस प्रकार से डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जब ये डिक्रीज होती है तो अपने को क्या मिलती है? ई। इसको लिखे थे अपन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो ई को क्या बोले थे? एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ में से क्या सेपरेट किए थे? ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को माइनस करने पे क्या मिलती है? एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। पढ़े थे ना सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको बोले थे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? ड्रॉप। तो ये आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे ई, एक्चुअली इंड्यूस्ड आर्मेचर मिलेगी। बट हमको क्या करना है? हमको एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाना है। और एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगा के हमको ईएमएफ को वापस क्या करना है? ई नॉट तक लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखे थे कि हमने जो फील्ड टर्न्स लगाए थे वहां पे 0 से फील्ड करंट इंक्रीज करने पर इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स बनी। तो अब हमको यहाँ पे इतने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्या करने पड़ेंगे? फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि हम इतने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाते हैं तो वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा, ठीक है। तो यहां से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें कि ये जो फील्ड एम्पियर टर्न्स होंगे, ये फील्ड एम्पियर टर्न्स क्या शो करेंगे? यहाँ पे ये फील्ड टर्न्स हैं। तो फील्ड एम्पियर टर्न्स क्या शो कर रहे होंगे? यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न्स, एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल, है कि नहीं? ये क्या है? फील्ड करंट है। फील्ड करंट कहां पे देते हैं? तो फील्ड करंट कहां जाती है? फील्ड वाइंडिंग में। तो हमने क्या लगाए हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड एम्पियर टर्न्स लगाए हैं, जिन्होंने क्या किया? इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, उस वोल्टेज ड्रॉप को वापस से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कहां तक इंक्रीज कर दिया? नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ तक इंक्रीज कर दिया। तो ये जो ए बी है ये क्या शो करेगा यहाँ पे? तो ये शो करेगा एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर टर्न्स पर पोल, ठीक है, कि हमको पर पोल पर कितने एक्स्ट्रा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स लगाने हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद में पढ़े थे कि क्या मिला आपको? ये ई। अब ई में क्या माइनस करोगे? आई आर ए। तो क्या मिलता है? वी, टर्मिनल वोल्टेज। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? यहाँ पे ऐसा डिक्रीज हुई, ठीक है। क्यों डिक्रीज हुई? तो आई आर ए ड्रॉप के कारण। उसके बाद में क्या मिलेगा आपको? ये वी मिलेगा। तो ये जो वी मिलता है, ठीक है ना, ये जो आई आर ए ड्रॉप होता है इसको हम कंपनसेट नहीं करते हैं। बात समझ में आई? आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप तो होगा ही, है ना, सिर्फ हम किसको कंपनसेट करते हैं? हाँ, तो हम सिर्फ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण होने वाली वोल्टेज ड्रॉप को ही क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं, ठीक है। इसको हम कंपनसेट यहाँ पे नहीं करेंगे। यदि उसको कंपनसेट करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? और एम्पियर टर्न्स लगाने पड़ेंगे ऐसा। तो हम और एम्पियर टर्न्स यहाँ पे लगाते नहीं हैं।
तो इस IaRa ड्रॉप को हम कंपनसेट वहां पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि देखें कि ये जो वोल्टेज है आपके टर्मिनल पे, ये टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज मिलेगी हमको, ये V, ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। और ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे, फील्ड करंट को। तो टर्मिनल वोल्टेज V और फील्ड करंट में जो रिलेशन को शो करती है उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, लोड सैचुरेशन कर्व उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, बस इसमें बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है ना। इसमें लिख लीजिए, यह कर्व टर्मिनल वोल्टेज V एंड फील्ड करंट IF में रिलेशन शो करती है, ठीक है। उसमें लिखिए, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर की एडवांटेज यह होती है कि it operates in a stable condition. It operates in a stable condition with any field excitation. It operates in a stable condition with any field excitation. Then THN, then self-excited generator. Then self-excited generator. ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि पूछेगा सेल्फ और सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर हैं उसमें कौन किसका ऑपरेशन मोर स्टेबल होता है, किसका ऑपरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेपरेटली एक्साइटेड का ऑपरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। किसकी तुलना में, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में, है ना। एक्साइटेशन की किसी भी वैल्यू पर उसका ऑपरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इससे अलग अलग वैल्यू का आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना, वो तो सिंपल है। इसका जो यूज है, इसकी ड्रॉबैक क्या होगी कि इसमें आपको एक्सटर्नल डीसी सोर्स यूज करना पड़ता है। सेपरेटली कैसेट में क्या यूज करना पड़ेगा, एक्साइटेशन के लिए सेपरेटली डीसी सोर्स यूज करना पड़ता है, वो सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि पूछेगा कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज कहां पे करते हैं, तो इसका यूज कहां पे करेंगे, लैबोरेटरी एंड रिसर्च वर्क में इसका यूज करते हैं। तो उसमें नोट करिएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से वाइड रेंज आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, वाइड रेंज आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज एक्सपेरिमेंटल एंड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में करते हैं, ठीक है। OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसमें ये फील्ड करंट है, डीसी एक्साइटेशन है, और ये इसकी क्या है यहाँ पे, ईएमएफ है। क्या हो रहा है, सिंगल फेज, एक फेज गया, ठीक है। ये नेट चालू है ना, चलो नेट का तो आज जरूरत भी नहीं है अपने को, नेट गया है, एक फेज गया है, नेट वाला ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो जरूरत नहीं है नेट की, है ना।
तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ओसीसी ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, तो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, फील्ड एक्साइटेशन को, और ये किसको शो कर रहा है, इसकी ईएमएफ को शो कर रहा है। ठीक है, तो अपन देखे थे कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर था उसकी ओसीसी कहां से स्टार्ट हुई थी, तो अपन बोले थे ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है इस प्रकार से, यहाँ पे याद आ रहा है। तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, क्यों बोले थे, क्योंकि वहां पे नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन फील्ड पोल। ठीक है, कि उसके फील्ड पोल में हमको कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये पढ़े थे अपन सेपरेटली में। ठीक है, तो फील्ड करंट जीरो होती है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो है, यानी कि फ्लक्स जीरो है, तो ईएमएफ भी क्या होती है इसकी, यहाँ पे जीरो होती है ना, क्योंकि ईएमएफ किसका फंक्शन होती है, फ्लक्स और स्पीड का। ठीक है, फील्ड करंट जीरो, फ्लक्स जीरो, स्पीड कितनी भी रहे ईएमएफ क्या रहेगी, जीरो। तो इसलिए कहां से स्टार्ट हुआ था, वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, उन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जब फील्ड करंट जीरो होगी, फील्ड करंट जीरो होगी, तब भी इसके पास में क्या होगा, 2 to 5% फ्लक्स होगी। तो यहाँ पे 2 to 5% फ्लक्स को ये कट करेगा, तो क्या करेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, है ना, लिटिल ईएमएफ कितनी आपको लिखाया था 2 to 10 वोल्ट। तो उतनी स्मॉल वोल्टेज क्या करेगा, ये ऐसा इंड्यूस करेगा जब फील्ड करंट क्या होगी, जीरो होगी। तो इसकी जो ओसीसी है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, तो उसको क्या बोलेगा कि इसकी जो ओसीसी है, ठीक है, यहाँ पे 2 to 10 वोल्ट मिल रहा है, तो उसको बोलेगा कि इसमें लिटिल वे अप है, थोड़ी सी क्या है, ये उठी हुई है। तो लिटिल वे अप किसके कारण होता है, ये इसमें ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि इसकी जो ओसीसी है वो यहां से स्टार्ट होगी, तो जब यहां से स्टार्ट होगी तो उसको सीधे ऐसे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बट ये ऐसे नहीं होती है, ये ओसीसी इस प्रकार से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इनिशियल पार्ट में, प्रारंभिक भाग में क्या दिख रहा है, कि स्मॉल कर्वेचर दिख रहा है, कर्व जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे स्मॉल कर्वेचर इन ओसीसी क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया। तो ये किसके कारण होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इनर्शिया होता है। ठीक है, तो यदि बोलेगा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की ओसीसी लिटिल वे अप क्यों होती है, तो ये ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होती है। ठीक है, और स्मॉल कन्वर्जर इन इनिशियल पार्ट ऑफ ओसीसी ये क्यों होता है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ फील्ड पोल, फील्ड पोल के मैग्नेटिक इनर्शिया के कारण ये होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है ना इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के फील्ड पोल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण उसकी ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का इनिशियल पार्ट, प्रारंभिक भाग, ओरिजिन से स्टार्ट न होकर, ओरिजिन से, ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ओरिजिन से स्टार्ट न होकर लिटिल वे अप होता है, थोड़ा उठा होता है। ठीक है, लिटिल वे अप होता है, थोड़ा उठा होता है। नेक्स्ट ये इसके मैग्नेटिक पोल के इनर्शिया के कारण, मैग्नेटिक पोल के इनर्शिया के कारण
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की ओसीसी, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की ओसीसी के इनिशियल पार्ट में, प्रारंभिक भाग में, के इनिशियल पार्ट में, प्रारंभिक भाग में स्मॉल कर्वेचर होता है, स्मॉल कर्वेचर होता है। इनिशियल पार्ट में, प्रारंभिक भाग में स्मॉल कर्वेचर होता है। ठीक है, तो याद रखना है स्मॉल कर्वेचर इज ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया एंड लिटिल वेव ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। शंट जनरेटर ऑन लोड। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो शंट जनरेटर है, इस शंट जनरेटर को क्या करते हैं, पहले बिल्डअप करते हैं, है ना, बताया था आपको बिल्डअप करते हैं, क्यों करते हैं आगे आएगा, बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा सा। तो शंट जनरेटर को पहले क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। बिल्डअप करते हैं मतलब इसको हम रेडी करते हैं, जितनी वोल्टेज के लिए ये डिजाइन किया गया है उतनी वोल्टेज ये जनरेट करने लग जाए। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्राइम मूवर को क्या करना है, रोटेट करना है, आर्मेचर रोटेट होगा और जनरेटर क्या होगा, बिल्डअप हो जाएगा। जब ये बिल्डअप हो जाएगा, मान लीजिए 200 वोल्ट का जनरेटर है, इसके टर्मिनल पे आपको 200 वोल्ट मिलने लगेगी, तो ये बिल्डअप हो गया, है ना। अब उसके टर्मिनल पे किसको कनेक्ट करोगे, यहाँ पे लोड को कनेक्ट करोगे। तो शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं और उसके टर्मिनल पर लोड को कनेक्ट करते हैं। तो जब हमने इसके टर्मिनल पर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उस समय कोई लोड नहीं है यहाँ पे, तो इस समय इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, लो लोड टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो यदि हम देखें कि जो शंट जनरेटर है, ठीक है, ये शो कर रहा है यहाँ पे लोड को, ये यहाँ पे क्या है, नो लोड है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल लोड है, और ये शो कर रहा है इसकी टर्मिनल वोल्टेज को। तो जब नो लोड होगा, ओपन सर्किट होगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज किसके इक्वल होती है, सोर्स वोल्टेज के, मींस आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी वो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये नो लोड ईएमएफ है ई नॉट, ये नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इसके टर्मिनल पे जब हम क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे, तो क्या फ्लो होगी यहाँ पे, लोड करंट कहां से आएगी, आर्मेचर से। ठीक है, तो आर्मेचर की करंट क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। तो जब जनरेटर के टर्मिनल पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं और लोड करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसके कारण आर्मेचर में क्या होगा, अब आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो थोड़ी सी क्या होगी, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। किसके कारण से होगी, डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, इफेक्ट के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगी। ठीक है, दूसरा, इसके आर्मेचर में क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगी, ये किसके कारण होगी, IaRa ड्रॉप के कारण होगी। ठीक है, तो पहले जब कोई लोड नहीं था तो ये वोल्टेज थी मान लीजिए 200 वोल्ट, ठीक है, तो फील्ड में जो करंट फ्लो होती वो किसके कारण होती, 200 वोल्ट अपॉन फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इन दोनों इफेक्ट के कारण अब इसकी वोल्टेज क्या हो चुकी होगी, कुछ रिड्यूस्ड हुई होगी। मान लीजिए इसकी वोल्टेज हो गई होगी 190, तो ये 190 वोल्ट अब इसको मिलेगी। तो यहाँ पे अब करंट क्या होगी, 190 अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फ्लक्स डिक्रीज होने से, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ डिक्रीज होती है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, और डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों इफेक्ट के कारण फील्ड करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और फील्ड करंट के डिक्रीज होने के कारण ईएमएफ थोड़ी सी क्या होती है, और रिड्यूस्ड हो जाती है, और घट जाती है। ठीक है, तो नो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज में ये जो कमी आती है ये कितनी होती है, 5 to 10%। ठीक है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यदि बोलेगा कि शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्यों डिक्रीज होती है, तो उसके 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, IaRa ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप, और इन दोनों इफेक्ट के कारण
फील्ड करंट रिड्यूस्ड होने के कारण टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? तो कितना ड्रॉप होती है, 5 to 10%। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें नोट करिए, पहले इसमें लिखिए शंट जनरेटर, शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करते हैं। शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट के शंट जनरेटर, शंट जनरेटर की शंट जनरेटर की शंट जनरेटर के लिखना, शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करने से, शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होती है। शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होती है। टर्मिनल वोल्टेज में, टर्मिनल वोल्टेज में यह ड्रॉप निम्न 3 कारणों से होता है। ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस होता है। टर्मिनल वोल्टेज में यह ड्रॉप निम्न 3 कारणों से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें लिखिए voltage drop due to demagnetizing effect of armature reaction, voltage drop due to armature resistance, ठीक है, IARA ड्रॉप होगा ड्यू टू डिक्रीज इन फील्ड करंट, ड्यू टू डिक्रीज इन फील्ड करंट। ठीक है, तो फील्ड करंट के डिक्रीज होने के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, नोट कर लिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फुल लोड पर, फुल लोड पर, फुल लोड पर शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज, फुल लोड पर शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 5 to 10% डिक्रीज हो जाती है। फुल लोड पर
शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 5 to 10% डिक्रीज हो जाती है। शंट जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। शंट जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, यहां पे देखेंगे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो यदि आपको बोला जाए कि ये एक्सिस शो कर रहा है करंट को, ये एक्सिस शो कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है ये क्या शो करता है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यदि बोलते हैं कि इस वोल्टेज पर इतनी करंट है, ठीक है, इस वोल्टेज पर इतनी करंट है, इस वोल्टेज पर इतनी करंट है, तो ये सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करती है, रेजिस्टेंस को शो करती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको शो करती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो करती है। यदि आपको बोला जाए कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1 वोल्ट था, 1 एम्पियर था, ठीक है, 2 वोल्ट था, 2 एम्पियर था, 3 वोल्ट था, 3 एम्पियर था, तो ये लाइन सेंटर में है। लेकिन यदि हम इस लाइन को इधर ड्रॉ कर देते हैं तो आप देखोगे कि 3 वोल्ट पे कितनी करंट है, मतलब कि वोल्टेज बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, है कि नहीं। करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यदि रेजिस्टेंस का स्लोप जो है, तो ये स्लोप किसको इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस को, है ना। और यदि स्लोप इधर शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली यदि ये स्लोप इधर शिफ्ट हो जाएगा तो अपन देखेंगे 2 वोल्टेज पे करंट कितनी है, 3, तो वोल्टेज क्या हो गया, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है, करंट क्या हो गई, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया। तो यदि स्लोप इस साइड शिफ्ट होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये आपको समझ में आया, तब भी समझ में आएगा आगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्लोप है और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसको शो करता है, लीनियर रेजिस्टेंस को, है ना, ओम्स लॉ पढ़े हो तो लीनियर रेजिस्टेंस को वो शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो शंट जनरेटर है ये अब ये शंट जनरेटर में कैसे जनरेटर है, ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। शंट जनरेटर कैसे जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है ना। और अपने को पता है कि भाई ये इसकी फील्ड करंट है और ये इसकी टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, और यहां पे ये इसकी क्या है, ओसीसी है। बस भाई, अब यदि हम देखें कि यदि एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन किसको शो करेगी, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करेगी। आई बात समझ में। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना जनरेटर होता है, इस जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो इसके पास में क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण आर्मेचर में क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, क्या ये 1 टाइम्स में ही 200 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाती है कि जैसे स्टार्ट किए 200 वोल्ट आ गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम इसको जनरेटर को रोटेट करते हैं, पहले वो रेसिडुअल फ्लक्स को काटता है, वोल्टेज स्मॉल होती है, फिर करंट फ्लो होती है, फ्लक्स इंक्रीज होती है, ये प्रोसेस ऐसा चलता है ना। और जनरेटर की ईएमएफ फील्ड करंट बढ़ते जाती है और उसकी ईएमएफ क्या होते जाती है, वहां पे इंक्रीज होते जाती है, बढ़ते जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो जब जनरेटर में ईएमएफ इंस्टेंटली यानी तत्काल अपनी, ठीक है, जो उसकी रेटेड वैल्यू है उस वैल्यू तक राइज नहीं होती है, कैसे राइज होती है, वो इंस्टेंटेनियसली राइज होगी कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज होगी, तो वो
धीरे धीरे ग्रेजुअली राइज होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी Eg, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो ये क्या करती है, तो एक तो ये क्या करती है कि जब यहाँ पे करंट पहले शंट की जो करंट है ये पहले किस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, Eg स्मॉल eg अपॉन क्या होगा रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगी, ये करंट भी क्या होगी धीरे धीरे बढ़ेगी, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे जो Eg है इसके कारण जब करंट यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है, तो करंट में क्या हो रहा है चेंज, तो कॉइल का क्या होता है इंडक्टेंस, फील्ड कॉइल का क्या होता है इंडक्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा DIF अपॉन क्या होगा dt, ठीक है। तो इसमें क्या होगी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और प्लस फील्ड वाइंडिंग का क्या होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो ईएमएफ किसको ओवरकम करती है, तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बैक ईएमएफ है, वो क्या करती है अपोजिशन करती है, तो उसके अपोजिशन को ओवरकम करती है और IF RF ड्रॉप यानी कि फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम करती है। बात समझ में आ रही है कि आर्मेचर में जब हम इसके आर्मेचर को स्टार्ट किए, आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, फील्ड में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, ईएमएफ बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी, ऐसा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो क्या ओवरकम करती है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फील्ड एंड IF RF ड्रॉप इन फील्ड, यानी फील्ड में होने वाला रेजिस्टिव ड्रॉप और फील्ड में जो यहाँ पे ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको ओवरकम करती है। बात समझ में आई। तो यदि हम देखेंगे कि जो IF RF ड्रॉप होता है क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बिल्डअप करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करता है, तो वो तो वोल्टेज ड्रॉप है, वो फ्लक्स को बिल्डअप नहीं करेगा, फ्लक्स को वो बढ़ाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो फ्लक्स को यहाँ पे कौन बढ़ाएगा, तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है इसमें क्या है ये ईएमएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होती है इस ईएमएफ को यदि हम करंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा वो पावर, और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी वो एनर्जी। तो इसका जो अपोजिशन होता है, इसमें जो अपोजिशन हो रहा है उस अपोजिशन के कारण ही यहाँ पे क्या होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बिल्डअप होता है। बात समझ में आ रही है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे बिल्डअप होता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन में अपने को पता है कि ये स्लोप किसको शो करता है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है जनरेटेड ईएमएफ को। तो ये क्या बता रहा है कि अभी आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ आपकी इतनी है, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है आपको आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ, तो आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ इतनी है आपकी, तो ये जो जनरेटेड ईएमएफ आर्मेचर में इतनी है इस वैल्यू की फील्ड करंट पे है, तो इस वैल्यू की फील्ड करंट पर जब आर्मेचर में इतनी जनरेटेड ईएमएफ है तो वो ईएमएफ क्या ओवरकम कर रही है, तो ये एक्सिस को शो कर रहा है रेजिस्टेंस को। तो वोल्टेज का इतना जो पार्ट है वो कहां जा रहा है IF RF ड्रॉप में जा रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट जो है ये रिमेनिंग पार्ट है ये, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करने में जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आप देखेंगे इसके कारण जो अपना फील्ड होता है उस फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है और उसकी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो जब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा ईएमएफ इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स इंक्रीज हुई तो फिर ईएमएफ इंक्रीज हुई। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे IF RF ड्रॉप क्या हो गया बढ़ गया, क्योंकि ईएमएफ इंक्रीज हुई तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बढ़ेगा, आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अब ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे IF RF ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो LdI/dt है यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होते जाएगा कम होते जाएगा, क्योंकि अब अपने पोल सैचुरेट हो रहे हैं, ये पोल क्या हो रहे हैं सैचुरेट हो रहे हैं। और एक कंडीशन यहाँ पे देखिए,
कि हम देखेंगे कि जितना ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो ईएमएफ पूरा कहां जा रहा है, आईएफआरएफ ड्रॉप में। कहां पे जा रहा है ये, आईएफआरएफ ड्रॉप में। अब जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि आपका जनरेटर बिल्डअप हो चुका है, इसके फील्ड क्या हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं, फील्ड की करंट क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। तो जब फील्ड की करंट कांस्टेंट होगी तो डीआई अपॉन डीटी रेट क्या हो जाएगा, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जितना ईएमएफ जनरेट करेगा वो पूरा आईएफआरएफ ड्रॉप के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फील्ड में एनर्जी स्टोर नहीं होगी, अब फ्लक्स वहां पे इंक्रीज नहीं होगी। तो जनरेटर फाइनली यहाँ पे इतनी वैल्यू की फील्ड करंट पर जनरेटर क्या हो चुका है, अपना बिल्डअप हो चुका है, और उसकी जितनी रेटेड वोल्टेज है उतनी रेटेड वोल्टेज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पे इसीलिए जो डीसी शंट जनरेटर होता है इसके टर्मिनल पर पहले लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोड रेजिस्टेंस जो हो वो इस शंट फील्ड के रेजिस्टेंस से क्या हो, लो हो, कम हो, ठीक है ना। तो फिर जनरेटर फिर वहां पे प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले इसको बिल्डअप कर लेते हैं और बिल्डअप करने के बाद में इसके टर्मिनल पर क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में। तो हम देख रहे थे क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो यदि देखें कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसका है, ये फील्ड का। तो अपने जनरेटर में, शंट जनरेटर में जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू जो इस ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, ये कैसा रहता है, यहां से ऐसा है ना, इनिशियल पार्ट ऐसा रहता है इसका, इस प्रकार से। तो यहां पे अपन देखेंगे कि जो अपना जनरेटर है, इस शंट जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू है ना, वैल्यू रेजिस्टेंस का मान है शंट फील्ड वाइंडिंग के, जो इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसी होगी, टेंजेंट लाइन होगी, स्पर्श रेखा होगी, उसको क्या बोलेंगे, इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो ओसीसी की क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन होती है, स्पर्श रेखा होता है। क्यों बोल रहा है ऐसा, इसलिए बोल रहा है कि अब देखिए कि यदि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या बताएगा ये, तो ये बताएगा कि भाई जितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है वो पूरी कहां जा रही है, आईएफआरएफ ड्रॉप में जा रही है, ठीक है। यानी कि इसके अपोजिशन को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो जनरेटर है इसके अपोजिशन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके फील्ड में एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, तो जनरेटर की वोल्टेज भी बिल्डअप नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे शंट फील्ड वाइंडिंग के ओसीसी की टेंजेंट लाइन, ठीक है, क्या कहलाती है, उसके फील्ड रेजिस्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। आई बात समझ में। तो यदि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है तो क्या होगा, तो वहां पे जो जनरेटर है वो बिल्डअप नहीं होगा। जनरेटर वापस स्टार्ट करोगे, आर्मेचर स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट करेगा, ठीक है, लेकिन जनरेटर जो है वो बिल्डअप नहीं होगा, उसको जितनी वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज जो उसको जनरेट करनी थी 200 वोल्ट, वो वहां पे जनरेट करके आपको नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई, आई। तो आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस शंट जनरेटर की किस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, तो वो उसकी कौन सी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस की एक वैल्यू है, ठीक है, हो सकता है 50 ओम हो सकता है 60 ओम हो सकता है 100 ओम हो, अलग अलग जनरेटर में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग, एक ही जनरेटर में भी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग, अभी और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको क्या बताया हमें, आपको अभी क्या याद रखना है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू है जो उसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है ये किसको शो कर रही है, अभी बताया था रेजिस्टेंस को,
क्योंकि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है ना, वोल्टेज और फील्ड करंट का रेशियो है, तो वो तो रेजिस्टेंस को ही शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लाइन ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो वोल्टेज और करंट के रेशियो यानी कि रेजिस्टेंस को ही शो, और रेजिस्टेंस की कांस्टेंट वैल्यू लीनियर है। ठीक है ना, आया भी समझ में कुछ? ठीक है, फिर से एक बार सुनिए कि शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की टेंजेंट लाइन होती है, वो क्या कहलाती है? उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहलाती है। अब यदि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल होता है तो जनरेटर में जितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो सिर्फ फील्ड वाइंडिंग में होने वाले रेजिस्टेंस ड्रॉप को ही ओवरकम कर पाएगी, उसको ही पूरा कर पाएगी। ठीक है, वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन को ओवरकम कर नहीं पाएगी। तो जब तक वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन को ओवरकम नहीं करेगी तो फील्ड में एनर्जी स्टोर नहीं होगी। फील्ड में एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो फील्ड की फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगी। फील्ड की फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगी तो फिर जब आपके पास में फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगी तो जनरेटर कैसे बिल्डअप होगा? तो जनरेटर बिल्डअप नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, वोल्टेज वो जनरेट करके नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि हम इधर आएंगे, ये रेजिस्टेंस जो है ये फील्ड का रेजिस्टेंस है, यदि इधर आओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। यदि इधर आओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। तो यदि हम यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दें, हम बोलें कि हमारी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये है, बात समझ में आई ना? तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या है? कम है। तो यदि रेजिस्टेंस कम है तो हम देखेंगे कि फील्ड करंट की इस वैल्यू पे हमारा जनरेटर जो है इतनी ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस्ड करके देगा। क्योंकि अब यहाँ पे जो जनरेटर होगा उसमें देखेंगे कहीं पे भी आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो जो जनरेटेड ईएमएफ होगा उसका सम पार्ट्स आईएफआरएफ ड्रॉप और सम पार्ट्स जो होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करने में जाएगा। तो पोल में एनर्जी स्टोर होगी और उसकी फ्लक्स क्या होगी? वहां पे इंक्रीज होगी। बस जब पोल सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, तो डीआई अपॉन डीटी रेट 0, सेल्फ इंड्यूस्ड, तो जितनी ईएमएफ होगी वो किसके इक्वल होगी? आईएफआर। तो अब फ्लक्स नहीं बढ़ेगी तो जनरेटर आपका क्या हो जाएगा? बिल्डअप हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसमें नोट करिए पहले, शंट जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वह वैल्यू, रेजिस्टेंस की वह वैल्यू जो उसकी ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन होती है, उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहलाती है, उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट के, यदि शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, यदि शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, तो जनरेटर जस्ट बिल्डअप होता है, सॉरी,
जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है, तो जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है, लेकिन वह बिल्डअप नहीं होता है, लेकिन वह बिल्डअप नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी क्रिटिकल वैल्यू से, उसकी क्रिटिकल वैल्यू से लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट के जनरेटर के आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ, आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ, आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ फील्ड वाइंडिंग के ओहमिक ड्रॉप, फील्ड वाइंडिंग के ओहमिक ड्रॉप, ओहमिक ड्रॉप यानी रेजिस्टिव ड्रॉप, ओहमिक ड्रॉप ये लिखिए IFRF तथा फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन, फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन को ओवरकम करती है, को ओवरकम करती है। ये जनरेटेड ईएमएफ क्या करती है, तो IFRF ड्रॉप और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिशन को ओवरकम करती है, यानी उन दोनों के इक्वल होती है। इसको नोट कर लो उसी के नीचे। ठीक है, यदि पैराग्राफ चेंज करके, यदि जनरेटेड ईएमएफ, यदि जनरेटेड ईएमएफ IFRF ड्रॉप से ग्रेटर होती है, यानी ओहमिक ड्रॉप से ग्रेटर होती है, यदि जनरेटेड ईएमएफ IFRF ड्रॉप या ओहमिक ड्रॉप से ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है, तो फील्ड वाइंडिंग में एनर्जी स्टोर होती है, फील्ड वाइंडिंग में एनर्जी स्टोर होती है, फील्ड वाइंडिंग में एनर्जी स्टोर होती है, और फील्ड पोल की फ्लक्स इंक्रीज होने से, फील्ड पोल की फ्लक्स एंड फील्ड पोल की फ्लक्स इंक्रीज होने से फर्दर, दोबारा या आगे, फील्ड पोल की फ्लक्स इंक्रीज होने से फर्दर ईएमएफ इंक्रीज होती है और जनरेटर बिल्डअप होता है, और जनरेटर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो फर्दर ईएमएफ इंक्रीज होती है और जनरेटर बिल्डअप होता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पे यदि हम देखें ना, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, तो यहां पे जितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है वो सिर्फ किसके इक्वल है, IFRF ड्रॉप के इक्वल है। ठीक है, तो इसके अपोजिशन को ओवरकम नहीं कर पाती है, तो इसलिए वहां पे एनर्जी स्टोर नहीं होती है, फ्लक्स इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, ईएमएफ
और इंक्रीज नहीं होती है उसकी, तो जनरेटर बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये क्रिटिकल लाइन है, ठीक है। और यदि हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ किया तो हमने क्या पाया कि जो जनरेटेड ईएमएफ इतनी है, अब वो जनरेटेड ईएमएफ का सम पार्ट्स जो है वो किसके इक्वल होगा, IFRF ड्रॉप के इक्वल होगा, और रिमेनिंग पार्ट किसके इक्वल होगा, ये LDI/dt के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले चुके हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। अब इसके बाद में जो फील्ड वाइंडिंग का जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और समझ में आ रही है। फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए कि यहाँ पे एक ये जनरेटर है, ये इसकी फील्ड करंट है, ठीक है, और ये इसकी क्या है यहाँ पे ईएमएफ है, और इस जनरेटर की क्या है, ये OCC है। तो इस समय स्पीड है मान लीजिए 1000 RPM, बस में। अब इस जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है ये इस जनरेटर के फील्ड का रेजिस्टेंस है नहीं है, लेकिन यदि हम यहां से एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये इसका कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये उसके फील्ड का रेजिस्टेंस है, बट ये क्रिटिकल नहीं है, लेस देन क्रिटिकल है ना। इधर आओगे तो क्रिटिकल से क्या हो जाएगा, कम, लो होगा। यदि इधर देखेंगे तो ये क्या होगा, उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा, बात समझ में आई। अब यदि हम इस जनरेटर की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जो ईएमएफ होती है वो फंक्शन ऑफ क्या होती है, फाइन टू एन। अब यदि हम इस जनरेटर की स्पीड को डिक्रीज करते हैं और स्पीड डिक्रीज करके उसकी OCC को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब स्पीड उसकी डिक्रीज करेंगे तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम वही जनरेटर है, सेम जनरेटर है, बट हम उसके लिए अब लोअर स्पीड पे OCC निकाल रहे हैं, ठीक है ना, OCC लोअर स्पीड पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि उस जनरेटर की लोअर स्पीड यानी N2 पे आपकी OCC आ गई है, तो ये कितना हो गया, 600 RPM हो गया, ठीक है। तो यदि हम देखें कि ये जो है फर्स्ट जनरेटर जो था, फर्स्ट जनरेटर है, उसका ये जो रेजिस्टेंस था वही, मतलब जनरेटर तो वही है, उसकी फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था इतना रखा हुआ था हमने, है ना। रेजिस्टेंस को थोड़ी चेंज करते हैं, कि जैसे यहाँ पे ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम सपोज, और हमने 1000 RPM पे, ठीक है, क्या किया हुआ है, उसकी OCC को ड्रॉ किया हुआ है। क्या ये 50 ओम उसका क्रिटिकल है, नहीं है, क्रिटिकल इससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वही जनरेटर है, ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, हम स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं और लोअर स्पीड पे हम इसकी OCC ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो उसकी OCC यहाँ पे आएगी। तो अब सेकंड OCC जो है उसके लिए जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखें कि हायर स्पीड पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या था, हायर, स्पीड लोअर किए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। यानी कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है ये स्पीड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जनरेटर की स्पीड को इंक्रीज करोगे तो उसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यदि डिक्रीज करोगे स्पीड तो उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस स्पीड के क्या होता है, डायरेक्टली। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए शंट जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस, शंट जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो गया। अब एक होती है इसकी क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड किसको बोलेंगे? जैसे कि यहां पे हमने देखा कि स्पीड को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज किया, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था क्या बन गया इसके लिए, क्रिटिकल। तो जनरेटर की वह स्पीड जिस पर उसका फील्ड का रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, उसके लिए क्रिटिकल बन जाता है। तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, उसकी क्रिटिकल स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए क्रिटिकल स्पीड साइड में छोटा सा। उसमें लिखिए शंट जनरेटर के आर्मेचर की वह स्पीड, शंट जनरेटर के आर्मेचर की वह स्पीड जिस पर शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जिस पर शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करता है, क्रिटिकल स्पीड कहलाती है, क्रिटिकल स्पीड कहलाती है। इसमें लिखिए अ शंट जनरेटर has a critical field resistance, a shunt generator has a critical field resistance of 200 ohm at a speed of 800 rpm, at a speed of 800 rpm, full stop. If the speed of the generator is increased to 1000 rpm, if the speed of the generator is increased to 1000 rpm, what is the change in the critical field resistance, what is the change in the critical field resistance of generator, क्रिटिकल रेजिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? तो अपन बोल सकते हैं कि एंड प्रोपोर्शन, अभी कॉल कर रहा था तो बात नहीं हुई। हेलो, तो जो सेकंड स्पीड होगी वो सेकंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और फर्स्ट स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, या क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होगा वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, है नहीं, सेम रिलेशन बनेगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा, दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो, और इसमें वैल्यू को पुट करके उसको निकाल लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्पीड कितनी आएगी आपकी 1000, आप 2000 रखे हो तो 2000 रख दो, उसमें क्या दिक्कत है। पहली स्पीड कितनी है इसकी यहाँ पे 800, 800 है ना। सेकंड निकाल है और सेकंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, और फर्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना है 200 है, 200 है, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है, ऐसे आया नहीं तो सिंप्लीफाई किए तो कितना आया, कितना आया, नहीं नहीं कितना आया 500 आया, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल होगा, ये 4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये 50 आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 250 आएगी। अब इसका एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नोट करिए, उसमें लिखिए अ डीसी शंट, अ डीसी शंट जनरेटर, a DC shunt generator having a shunt field of, a DC shunt generator having a shunt field of 50 ohm, 50 ohm, 50 ohm was generating normally, was generating normally at 1000 rpm. A DC shunt generator having a shunt field of 50 ohm was generating normally at 1000 rpm. Full stop. The critical resistance, the critical resistance of the machine was 80 ohm. The critical resistance of the machine was 80 ohm. ठीक है। ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन्स the speed of the prime mover, the speed of the prime mover become such that, become such that the generator, the generator just fail to generate, such that the generator just fail to generate, full stop. The speed, the speed at that time, the speed at that time must have been, the speed at that time must have been, तो इस समय पर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, हाँ ऑप्शन है ना, ऑप्शन है 1600 आरपीएम, ठीक है, 800 आरपीएम, 625 आरपीएम एंड 500 आरपीएम, ठीक है। इसको एबीसी कर देते हैं, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि अपने पास में एक जनरेटर है ये, ठीक है, कितनी स्पीड पे रोटेट कर रहा है ये 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और इस समय इसका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना है 50 ओम है, और इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके प्राइम मूवर की स्पीड क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है, जिससे वो जनरेट अब नहीं कर पा रहा है। तो प्राइम मूवर की स्पीड, तो उसकी ओसीसी यहां आ जाएगी, तो जब यहां पे आएगी तो जनरेट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, क्रिटिकल हो गया है, ठीक है। हेलो, बात समझ में आई।
तो यहां पे इस स्पीड पे वो बिल्डअप कर पाएगा क्या? जनरेटर का रेजिस्टेंस तो फील्ड वाइंडिंग का 50 था, बट स्पीड कम हो गई, तो वो 50 इसके लिए क्या बन गया? क्रिटिकल बन गया। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? रिलेशन आपको पता है, निकाल लो। तो पहली स्पीड है 1000, पहली स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 1000, और पहला क्रिटिकल कितना हो जाएगा आपका 80। दूसरी स्पीड आपको निकालनी है और दूसरा क्रिटिकल आपके पास में कितना हो जाएगा 50। तो जो उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस था वो दूसरी स्पीड के लिए क्रिटिकल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बस रिलेशन को रखिए, आंसर आ जाएगा वहां पे। हाँ 625 आया, तो 625 आरपीएम इसका आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करिए। उसमें लिखिए, क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर runs at a speed of 1000 rpm. DC shunt generator runs at a speed of 1000 rpm flux per pole 0.2 Weber, flux per pole 0.2 Weber, and number of poles are 2, and number of poles are 2, दो नंबर ऑफ पोल हैं उसमें। Armature is wave wound having 400 conductors. Armature is wave wound having 400 conductors. The critical speed is 1200 rpm. Speed is 1200 rpm. The generated EMF will be तो उसकी जनरेटेड EMF क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए उसको। ट्रिकी क्वेश्चन है वो, ट्रिकी, कुछ नहीं है उसमें, कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है उसमें। अभी बोला कि यहां पे, ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टेंस था उसका? फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये स्पीड क्या हो गई उसके लिए? क्रिटिकल स्पीड हो गई नहीं है? तो यहां पे क्वेश्चन में आपको है कि उसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी है? 1200 है, और आप रन कितने पे कर रहे हो उसको? 1000 आरपीएम पे। तो यदि आप 1000 आरपीएम पे रन करोगे तो फिर जनरेटर कैसे बिल्डअप करेगा? तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके क्रिटिकल से भी क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यदि आपको बोला गया कि कोई जनरेटर है और उसका ये रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल है, और उसकी जो स्पीड इस रेजिस्टेंस पे, उसको क्या बोलोगे? उसकी क्रिटिकल स्पीड है वो, और उसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी है वहां पे? 1200 ना, उसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी है? 1200 आरपीएम है। और यदि आप इस स्पीड से भी कम पे रोटेट करोगे तो ओसीसी नीचे आ जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस इसका टेंजेंट है क्या?
मतलब टेंजेंट नहीं है, मतलब टेंजेंट से इस साइड आ गया, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल से भी क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो क्रिटिकल से लो होने पे जनरेट करता है, क्रिटिकल पे सिर्फ एक्साइटेड होता है, क्रिटिकल से हाई हो गई तो कहां से जनरेट करेगा। तो इसकी आंसर वहां पे दिया है कितना, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो स्पीड जो है वो क्रिटिकल होने पर जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होगा, क्रिटिकल से हायर स्पीड पर बिल्डअप करेगा और क्रिटिकल से लोअर स्पीड पर 0 वोल्ट। बात समझ में आई। तो उसमें आंसर लिखिए, क्रिटिकल स्पीड पर जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है, क्रिटिकल स्पीड पर जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है लेकिन बिल्डअप नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल स्पीड से हायर स्पीड पर, क्रिटिकल स्पीड से हायर पर जनरेटर बिल्डअप होता है, क्रिटिकल स्पीड से हायर स्पीड पर जनरेटर बिल्डअप होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल स्पीड से लोअर स्पीड पर, क्रिटिकल स्पीड से लोअर स्पीड पर जनरेटेड वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो होती है, लगभग जीरो होती है। क्रिटिकल स्पीड से लोअर स्पीड पर जनरेटेड वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो होती है, लगभग जीरो होती है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी